जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। ये भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है। माने भारतीय संविधान के भाग 1 में हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। एक प्रश्न आपका आता है कि भाग 1 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भाग 1 को हम कहते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान की भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधित जो प्रावधान है, जो भी आपके प्रावधान है, किस भाग में आते हैं? 1 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद कितना है? 1 से लेकर 4 तक। अब आते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, एक यूनियन होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों क्या होगा? एक संघ होगा, एक यूनियन होगा। यह अनुच्छेद भारत के नाम, उसके स्वरूप को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। साथ ही साथ अगर हम इस बात की बात करें, यह भी बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। इनके अनुसार भारतीय संघ को हम 2 नामों से, भारत और इंडिया के नामों से जानेंगे। भारत का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? संघीय होगा, फेडरल होगा। किंतु जो राज्य होंगे, राज्यों का संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का स्वरूप संघीय होगा, फेडरल होगा। लेकिन हम राज्यों के संघ की बात करें तो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसका 2 कारण है। अगर पहला कारण अगर आप लोग लिखें तो मतलब फेडरल इसलिए कहा गया है कि भारतीय संघ में जो राज्य है उनके मध्य किसी भी समझौते का यह परिणाम नहीं है। मतलब भारतीय संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इस प्रकार भारत एक संघ है, फेडरल है। अगर दूसरी बात देखें तो राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश आज कहे मैं अलग, जौनपुर कहे नहीं मैं एक अलग नया देश बना रहा हूं। ऐसा कदाचित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यह राइट भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। भारतीय संघ का राज्यों में जो विभाजन है वो 3 तरह से हो सकता है। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से किया जा सकता है। मतलब भारतीय संघ का राज्यों में जो विभाजन है वो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। अर्थात भारतीय राज्य इसके अविभाज्य अंग हैं। यह बात आप सभी को अच्छी तरह से जानना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। माने अविभाज्य है, कोई भी राज्य नहीं कर सकता आज हमें आपके साथ नहीं रहना है, आज हमें आपके साथ काम नहीं करना है। तो आइए यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रश्न पढ़ने योग्य है, कहाँ कहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। पहले तो हम पढ़ लेते हैं देशी रियासतों का राजनीतिक एकीकरण लिख लीजिएगा। आप लोग सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा। एकीकरण काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके सिलेक्शन के दृष्टिकोण से। तो हमने यहाँ पे देखा कि देशी रियासतों का राजनीतिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कुल 552 देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य धीरे धीरे करके आरंभ होता है। इनमें कई रियासत भारत में आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन जो 3 रियासतें होती हैं वो भारत में सम्मिलित होने से मना करती हैं। उनके लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद तब जाकर वे सब भारतीय रियासत में सम्मिलित होते हैं, जिसमें जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर 3 ऐसी रियासतें थी जिन्हें काफी कठिनाइयों के बाद भारत में सम्मिलित किया गया। अगर हम जूनागढ़ और हैदराबाद की बात करें तो जूनागढ़ और हैदराबाद को क्रमशः जनमत संग्रह और पुलिस कार्रवाई, मतलब जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाता है, वहीं हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत में सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र, जी हाँ, उसके बाद राज्यों का वर्गीकरण, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं
जो आज के लेक्चर में काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो के अंत तक आप लोग कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, मेरे द्वारा ये आप सभी को क्लास निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में ये उपलब्ध कराई गई है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भारत के राज्य क्षेत्र। तो भारत के राज्य क्षेत्र की बात करें तो अनुच्छेद 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पहला, इसको 3 भागों में बांटा गया है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, माने पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, एक तरह से कह सकते हैं राज्य। दूसरा, अगर दूसरा इसमें आप लोग को लिखना है तो क्या लिखेंगे? संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अर्जित किए जाएंगे मतलब ऐसे, देखिए भारत में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा कह रहा है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने पाकिस्तान पर हमला किया, पूरा पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, तो अब क्या होगा? वो अर्जित किए गए हैं ना, और राज्य क्षेत्र भारत में था नहीं, उसे अर्जित किया गया। मतलब अगर हम लोग देखें भारत के राज्य क्षेत्र में, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हां, भारत में कुल कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य कैसे? ये था 29 - 1 28। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, इस प्रकार अब राज्यों की संख्या क्या हो गई? 28। वही केंद्र शासित प्रदेश क्या था? पहले 7 था, लेकिन 2 केंद्र शासित नए बने। जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 बढ़ गए, लेकिन दमन दीव दादरा नगर हवेली 26 जनवरी 2020 को उसे 1 कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन रखा गया, उनकी -1 हो गया। इस प्रकार जो संघ शासित है या केंद्र शासित है उनकी संख्या 8 और राज्य की संख्या 28 हो जाती है। माने अनुच्छेद 1 उपखंड 2 में कहा गया है कि राज्य, उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में वे निर्दिष्ट हैं, जो दिए गए। अनुसूची 1 के तहत भारतीय संघ के राज्यों, उनके राज्य के क्षेत्रों को वे निर्दिष्ट करता है, जहां पर वहां पे भी कहा गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक लाइन में, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए अनुच्छेद 1 क्या है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अनुच्छेद 1 को परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक में है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। माने एक लाइन में कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। राज्य क्षेत्र के सीमा, नाम में परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद के पास है। लेकिन अनुच्छेद 3 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 3 क्या है, तो इसके अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 4 की बात करें कि सर अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण है। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे और अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, आगे भी समझ में आएगी तब, जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। इसके तहत जो भारतीय संसद है उसको 2 प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, किसी ऐसे राज्य जो मतलब किसी ऐसे नए राज्य जो अस्तित्व में है भारतीय संघ में शामिल करने की, तथा अस्तित्व में है उन्हें शामिल कर लिया जाए। दूसरा, किसी नए राज्य के गठन या स्थापना। इस प्रकार अनुच्छेद 2
उन राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है प्रवेश या गठन से संबंधित है। मतलब एक लाइन में हम आपको बताएं, माने ऐसा हिस्सा जो भारत में नहीं है और भारत में सम्मिलित करना है अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल देना हो तो कौन से राज्य का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए मैं काम चलाओ भारत बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये मत कहिएगा सर कि भारत ऐसा नहीं, आपने भारतीय जमीन को छोड़ दिया, आपने कुछ ज्यादा कब्जा कर लिया। ये आपके अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने पढ़ने के लिए बता दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं निकला हुआ हिस्सा जो है ये सिक्किम है। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है आपका सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, इसे अपने संघ शासित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। यह अनुच्छेद 2 के तहत। किसके तहत? यह अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया। मतलब उन राज्य को जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है उन्हें प्रवेश करने या गठन करने से संबंधित है। आगे भी देखेंगे बांग्लादेश से भी कोई समझौता हुआ था, पाकिस्तान से भी कोई समझौता हुआ था, वो सब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपने देखा तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना जो 28वां हो गया है, वह अनुच्छेद 3 के तहत भारत में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? अब अनुच्छेद 3 भी जान लीजिए। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन करना या ऐसे वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, ये सारी शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। लेकिन इसके तहत संसद क्या कर सकती है? भारतीय जो संघ के वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करती है। इसके तहत संसद में साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का या अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। एक लाइन में अगर हम कहें तो संसद चाहे किसी भी राज्य को नाम बदल सकती है साधारण बहुमत से। यह प्रश्न आता कि कैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राष्ट्रपति की अनुशंसा पे, तो याद रखिएगा संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य के सीमा में बदलाव कर सकती है, अर्थात 1 से 2 राज्य बना सकती है, 2 राज्य से 1 राज्य बना सकती है, उसके नाम बदल सकती है या वर्तमान राज्य का जो है उसका सीमा और बढ़ा सकती है, सीमा और घटा सकती है, उसमें से 2 राज्य बना सकती है, 3 राज्य बना सकती है। यह भारतीय संसद को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र किया गया है। कहां पे? अनुच्छेद 3। माने अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का गठन वर्तमान राज्य को विभाजित करके 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों में बांटा जाना या मिलाकर बनाना। मतलब इस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के गठन के लिए यह आवश्यक है कि जो संबंधित विधेयक है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाए। ध्यान दीजिएगा, हो साधारण बहुमत लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया गया। साथ ही यदि विधेयक किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय के लिए भेजेगा। इसके लिए राय के लिए भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की उस नियत समय अवधि में राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात अवधि में यदि राय नहीं देता है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह नियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर था, लेकिन अब तो आपको पता है जम्मू कश्मीर भी राज्य नहीं रहा। तो इस प्रकार यहां संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा उसकी सहमति या अनुमति के बिना भी परिवर्तन कर सकती है। यह बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। संसद कर सकती है साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के अनुशंसा। अब अनुच्छेद 4 क्या है? अभी हमने इसके बारे में बताया था। अनुच्छेद 4 के अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझा जाएगा। यह काफी आपके लिए महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो? देखिए एक मामला आया था बेरुबाड़ी का मामला आया था। बेरुबाड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा बेरुबाड़ी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेरुबाड़ी, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो लेवल है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है।
बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी के मामले में देख लीजिएगा, जो बेरूबाड़ी का मामला था, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया था, आप लोग भी प्रश्न भी जान लीजिएगा। उनके सामने एक प्रश्न आया था। प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्य, जितने भी नए राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन ये संसद के पास सकती है, क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की भी शक्ति है? ध्यान से समझिएगा। माने अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी के क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नाम बदला जा सकता है। लेकिन बेरूबाड़ी का जो मामला था उसमें यह सामने आया कि क्या किसी विदेशी राज्य को भी सौंपा जा सकता है, जैसे जरूरत पड़ने पे जो पड़ोसी देश है क्या उनको भी सौंपा जा सकता है? इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद साधारण विधेयक द्वारा ऐसा कर सकती है या साधारण विधि बनाकर भी ऐसा कर सकती है। किसी राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण के लिए, उसे अध्यर्पण कहते हैं, अध्यर्पण के लिए अनुच्छेद 368 जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करना होगा। इसके द्वारा 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित। जो बेरूबाड़ी का मामला था 1960 में, क्या था, बेरूबाड़ी का मामला इस तरह से आया था कि 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपा गया था, तो उसी के लिए बेरूबाड़ी का मामला सामने आया था। फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा 31 जुलाई को 2015 में, कई साल पहले 31 जुलाई 2015 को भारतीय संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया जाए और इस 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य राज्य क्षेत्र को आदान प्रदान किया जाता है और इसी को हम सब बेरूबाड़ी के क्षेत्र में मानते हैं कि संसद चाहे तो वह अपने विदेशी मामलों में भी इसका उपयोग कर सकती है। जहां पे बांग्लादेश में लगभग 111 इक्विवेलेंट भारत ने बांग्लादेश को दिया था, तो बांग्लादेश ने भारत 51 इक्विवेलेंट भूभाग भारत को दिया था। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 2, 3, 4 इन सभी के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। वैसे तो यह टॉपिक समाप्त हो गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, लेकिन नहीं, अब एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है, वो पढ़ना है भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। काफी महत्वपूर्ण है और यह बड़ा चर्चित है और यहां से प्राय परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जी हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या है। तो हमने देखा कि ब्रिटिश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद 2 भारत और पाकिस्तान में विभाजित होता है। बाकी लगभग कहीं 552 रियासत मिलता है, कहीं 562 रियासत मिलता है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो जो रियासतें थी 550 से ज्यादा, वे सभी रियासत एक एक करके भारत और पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाती है। अगर भारत की बात करें, क्योंकि उनकी वो जो लॉर्ड माउंटबेटन का घोषणा पत्र था, उनके अनुसार अगर कोई भी चाहे तो स्वतंत्र रह सकता था, चाहे तो किसी भी, चाहे भारत में चाहे पाकिस्तान में विलय हो सकता था। इस दशा में सभी एक दूसरे में विलय हो गए, लेकिन भारत में ऊपर हमने बात किया हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये भारतीय रियासत में शामिल नहीं हुए। जहां पे जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में सम्मिलित किया जाता है, हैदराबाद रियासत को सैन्य बल, पुलिस बल के माध्यम से भारत में मिलाया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके राजा हरि सिंह के द्वारा 6 अक्टूबर 1948 में भारत में सम्मिलित किया जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ब्रिटिश प्रांत जो देशी रियासतों को भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के तहत 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। इसके अनुसूची 1 में भारतीय संविधान की जो अनुसूची 1 है 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है, को, खो, गो और घ। जी हाँ, कौन सॉरी, को, खो और ग, घ 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया।
अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दे ये 4 प्रकार के राज्य कैसे थे, कौन कौन से थे, क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर ए बी सी डी ये 4 भागों में बांटा गया था। अगर ए में देखा जाए असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। बी में विंध्य प्रदेश था, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर कोचीन का, मध्य भारत, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र, ये भाग बी में थे। अगर भाग सी की बात करें तो उसमें मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, कुर्ग, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग। और डी की बात करें या घ की बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित थे। तो हमने देखा भारतीय संविधान के जो अनुसूची 1 था उनमें ए बी सी डी या क ख ग घ में राज्यों को विभाजित किया गया। अब जो हम लोग को मेन पढ़ना है, प्रमुख रूप से पढ़ना है, वह आपका अब आता है कि एसके धर आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपने कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखिएगा, हेडिंग बनेगा एच के धर आयोग। अब आप बताइए यश के धर आयोग राज्यों का जो वर्गीकरण, राज्यों के यह वर्गीकरण उस समय का एक समाधान था। तो जो ए बी सी डी ई था इससे कोई संतुष्ट नहीं था। जल्दी ही देश के विभिन्न भागों, खासकर जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की मांग तेज होने लगी। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 27 नवंबर 1947 में एक आयोग गठित किया। क्या किया उन्होंने? एक आयोग गठित किया और उस आयोग को गठित करने के बाद ध्यान दीजिएगा, एसके धर आयोग संविधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायाधीश या न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग आगे चलकर 10 दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत करता है और एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न, तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। मतलब एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की बात को नहीं स्वीकार किया, जबकि उन्होंने ये कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता, उसका उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग किताबों के माध्यम से आपके पास जो उनकी डेटा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद जेवीपी आयोग, हेडिंग बनेगा जेवीपी आयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इससे परिचित होंगे कहीं ना कहीं से। जेवीपी आयोग क्या था? धर आयोग, जो एसके धर आयोग था, उसकी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद जो कांग्रेस समिति थी उन्होंने अपने जयपुर के अधिवेशन में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारामैया 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारामैया जेवीपी, ये 3 सदस्यीय समिति गठित किया। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट था वो 1949 से प्रस्तुत किया।
अप्रैल 1949 में इस समिति ने, जेवीपी रिपोर्ट ने भी अपनी, आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने भी क्या किया कि राज्यों के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने का विरोध किया। मतलब हम लोगों ने दोनों बातें देख लिया कि एसके धर आयोग, जेबीपी आयोग, दोनों आयोग राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का खासा विरोध जताया या विरोध किया। क्या आप लोग को यहां तक समझ में आ चुका है? अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक बार ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए जो इसकी पीडीएफ है या क्लास की जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, बाकी हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं कि मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से मेरे बचे हुए समय से आप सभी के लिए निःशुल्क सेवा है। ठीक है, बाकी के लिए आप लर्निंग विद दुर्गेश पे संपर्क कर सकते हैं, जहां पे मैं गेस्ट ग्रुप में आपको लाइव पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जेबीपी आयोग के बाद क्या होता है। उस समय तेलुगु भाषा के आधार पर, दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा के आधार राज्य के गठन की मांग के लेकर पोट्टी श्री रामुल्लू, जी हां लिख लीजिएगा, पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह आमरण अनशन 56 दिनों तक चला। 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952, जी हां, पोट्टी श्री रामुल्लू, पोट्टी श्री रामुल्लू जी की मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, खासकर साउथ इंडिया में हाहाकार मच जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं और वो विवश हो जाते हैं। आमरण अनशन के बाद जब पोट्टी श्री रामुल्लू जी की मृत्यु होती है, फिर जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के आधार पर एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दिया, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला, भाषाई आधार पर बनने वाला, गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? वह था आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। किस कारण से हुआ? मैं उम्मीद करता हूं यह भी कारण आपको समझ में आ चुका। यहां तक क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यह लाइव क्लास आप सबके लिए चल रही है, आप इसे लाइव देखें चाहे बाद में देखें, हमेशा आपको लाइव की तरह होगा और संविधान की एक बेहतर समझ लेकर आएगा। संविधान के साथ साथ आपका जो सरकारी नौकरी करने का जो सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, उसको भी पूरा करेगा। इसके बाद हमने देखा फजल अली आयोग। हम लोग को जो पढ़ना वो क्या है? फजल अली आयोग। यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के गठन के बाद जो अन्य भाषाइयों थे, जिनकी जो राज्य के जो भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग थी वो पूरे भारत में तेज हो गई। अब इस पर विचार करने के लिए दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली जी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 सदस्यीय एक टीम बनाई जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस समिति को
दो अन्य सदस्य, जैसे 3 सदस्य थे, एक तो फजल अली हो गए, दो और कौन थे बताइए? हृदयनाथ कुंजरू, के एम परिक्कर, ये दो अन्य लोग थे। मिलाकर 3 सदस्यीय टीम बनती है फजल अली के, जिसके अध्यक्ष होते हैं न्यायमूर्ति फजल अली जी होते हैं दिसंबर 1953 में। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कब की? 30 दिसंबर 1955 में, 2 साल के बाद 30 दिसंबर में रिपोर्ट अगर देखा जाए, रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955, आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, लेकिन हाँ आप लोग सुन रहे हैं तो लिख लीजिएगा। 30 दिसंबर 1955 को 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नहीं दिख रहा है ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना? इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ प्रमुख आधार मांगे। आयोग ने सुझाव दिया कि जो अनुसूची 1 में राज्यों के लिए, जो अनुसूची 1 है जिसमें राज्यों के लिए वर्गीकरण जो था ए बी सी डी से समाप्त करते हैं। किसने कहा? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। और साथ ही साथ संघ को कुल 16 राज्य, कितने? 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, अलग अलग कर दिया। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर, सरकार जो थी वर्तमान सरकार, माननीय नेहरू जी की सरकार ने इस पुनर्गठन जो रिपोर्ट थी इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7, 7वां संशोधन किया। मूल संविधान के जो राज्यों की संख्या 4 श्रेणी में थी, क, ख, ग, घ को समाप्त कर दिया। 14 राज्य और 6 केंद्रीय प्रदेश का गठन किया गया। मतलब 7वां संविधान संशोधन जब किया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन, पहले अधिनियम आता है फिर संशोधन होता है। इसके बाद 14 राज्य व 6 संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र बनाए और क ख ग जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है। जो क ख ग था घ समाप्त कर दिया। अनुसूची 1 में जो था वह फजल अली रिपोर्ट आने के बाद उसे जो 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, 1956 में उसे भी वहां पे समाप्त कर दिया। क्या यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्या चीजें हमारे सामने, आपके सामने आती हैं और कुछ चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद 14 राज्य 6 संसदीय प्रदेश बन जाते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि 1956 के बाद, 1956 के बाद गठित नए राज्य, मान 1956 के बाद भारत में जो नए राज्य गठित होते हैं उनके बारे में भी एक नजर हम लोग डाल लेते हैं, एक नजर हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 तक, कब से कब तक? 1 नवंबर 1956 तक कुल कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार लगभग अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा लगभग 67 सालों में, लगभग आपके
67-68 सालों में, 68, हाँ 67-68 साल जो भी हो लो, मान लेते हैं एक तरह से 70 सालों में, लगभग 70 सालों में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में नए राज्यों का गठन भी जारी रहा। 1956 के बाद गठित कुछ नए राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठे, इन चीजों को नोट डाउन करें। वैसे इसकी नोट्स आप लोग को मिल गई होगी, अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े होंगे या घर बैठ के प्राप्त किए होंगे तो वहां से आपको नोट्स भी प्राप्त हो गई होंगी। वैसे आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। देखिए 1956 के बाद गठित नए राज्य में पहला आता है गुजरात। पहले तो भाषाई आधार हम लोगों ने देख लिया था कि जो नया राज्य था वो क्या था आपका? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। अब हम जो गुजरात पढ़ेंगे, गुजरात पहला राज्य था, मतलब 15वां एक तरह से कह सकते हैं। भारतीय संघ शासित में 15वें राज्य के रूप में महाराष्ट्र से गुजराती भाषा क्षेत्र के आधार पर 1960 में से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा मिलता है। ये गुजरात को किससे तोड़ा जाता है? महाराष्ट्र से तोड़ा जाता है। कब? यहां अगर आप लिखना चाहे तो लिख दें, मैं यहां पे लिख दूं 1960, जगह रहेगा ना, हाँ यहां पे रहेगा ये 1960। माने 1960 में गुजरात को कौन सा राज्य बना दिया गया? यहां पे 15वां राज्य, 15वां राज्य बनाया गया गुजरात। किससे तोड़कर? महाराष्ट्र। कब गठन किया गया? 1960। उसके बाद नागालैंड की बारी आती है। 1963 में, 1963 में असम से तोड़कर इसे भारत का 16वां राज्य बनाया गया। दिख रहा है, दिखा दे रहा है ना आप लोग को? हाँ 1963 में, 63 में असम से तोड़कर इसे 16वां राज्य बनाया जाता। अब बारी आती है हरियाणा और चंडीगढ़ की। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन 17वें राज्य के रूप में किया जाता है। हरियाणा होता है 1966, 17वें राज्य के रूप। 1966 में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन पंजाब से तोड़कर होता है। माने ये दोनों जो होते हैं यह पंजाब से तोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। किससे लोग टूटते हैं? ये दोनों पंजाब से टूटते हैं। कब? ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा कि 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब से तोड़कर हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया जाता है। कौन सा राज्य? भारत का 17वां राज्य बनाया जाता है। चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, यह भारत का 18वां राज्य। कब? 25 जनवरी 1971। इसके बारे में मैं बताता हूं अभी। 25 जनवरी 1971 में यह पहले क्या बनाया था, इसको ध्यान दीजिएगा। संघ शासित क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश होता है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और यह भारत का 18वां राज्य बनता है। यह भारत का 18वां राज्य बनता है। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश होता है और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। कब? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 किया गया। वहीं पर राज्य पुनर्गठन, मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनका गठन किया गया। अगर राज्य बनने का, मणिपुर त्रिपुरा संघ शासित राज्य थे, माने केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय, असम,
मेघालय जो था असम का एक उपराज्य था। इन तीनों को पूर्ण राज्य दर्जा दिया जाने के कुल राज्यों की संख्या यहां से 21 हो जाती। और देखा जाए तो मणिपुर को 19वां राज्य बनाते हैं। 1 मिनट रुकिए, कलर चेंज कर देंगे ना, तब आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो यहां पर जो मणिपुर था उसे भारत का 19वां राज्य बनाते हैं। भारत का 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य, मेघालय को 21वां। माने अब 1972 तक कुल राज्यों की संख्या 21 हो चुकी। तो मेघालय भारत का 21वां राज्य हो चुका। दिखाई दे रहा आप लोग को कि नहीं? चाहे तो अब एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। अब बारी आती है सिक्किम की। सिक्किम की कहानी थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट करने के लिए कर लीजिए आप लोग। ये है आपका सिक्किम। ये भारत का हिस्सा नहीं। स्वतंत्रता के बाद सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भारत में विलय को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह भारत का एक संरक्षित राज्य बनाया गया। इसके तहत उसकी रक्षा, विदेश नीति और जो संचार था, ये संबंधी जो दायित्व था वो भारत पर आया। 1974 में उसकी भारत में शामिल होने की इच्छा जताई गई सिक्किम की। इस पर 35वां संविधान संशोधन किया। क्या किया गया? 35वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1975। इसके बाद इसे भारत का एक संबंधित राज्य घोषित किया गया। संबद्ध राज्य घोषित किया गया। कब? ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 35वें संविधान संशोधन 1975। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन, वो भी 1975। उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 यह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। क्या बन गया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। यह 1975 में यह भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक है, ये 22वां राज्य बन गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। बारी आती है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा की। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1972 से पहले ये असम राज्य के थे। ये किसका हिस्सा था? ये भी असम राज्य का हिस्सा था। 1972 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन दोनों को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर आगे चलकर 20 फरवरी 1987 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 20 फरवरी 1987 को इन्हें क्या किया जाता है? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए जान लेते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। फिर गोवा को, जो गोवा है हमारा, यहां पे है 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा दमन दीव के साथ संघ शासित राज्य बनाया गया। दमन दीव के साथ एक संघ शासित राज्य बनाया गया था। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस प्रकार भारत में कुल राज्यों की संख्या 25 हो गई। अगर मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम भारत का कौन सा राज्य बना? 23वां। यह भारत का कौन सा राज्य बना? 23वां। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। कब? 20 फरवरी 87, मतलब यहां पर लिख देते हैं 1987। क्लियर हो गया? और गोवा 30 मई 87, गोवा भी 1987 में। ये गोवा 30 मई 1987 में था और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो था वो 20 फरवरी 1987 था। अब बारी आती है छत्तीसगढ़
अब बारी आपकी आती है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा ये झारखंड है, एरिया हो गया है। अब बारी आती है झारखंड की। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। इसमें हम लोग जान लेते हैं, यहां पर 1 नवंबर 2000 को सबसे पहले मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना। तो ऊपर हम लिखते चलते हैं, ये सन 2000 में, ये सभी क्या है ऊपर जो है ये सब 2000 में, सन 2000 में। तो मैं एक एक करके बगल में लिख देता हूं। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। वहीं पर उत्तराखंड यह भारत का 27वां राज्य बनता है, उत्तर प्रदेश से टूटकर। यह भारत का 27वां राज्य बनता है। झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है। छत्तीसगढ़, मैं यहां पे चाहे तो अलग अलग लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अगर मैं सीजी की बात कर रहा हूं, माने छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, यह 1 नवंबर 2000 को टूटा। कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को टूटकर भारत का कौन सा राज्य बनता है? यह भारत का 26वां राज्य बनता है। अगर 27वां राज्य की बात की जाए तो फिर उत्तराखंड बनता है। यह उत्तराखंड, यह उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग होता है। कुछ दिन के बाद 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 को यह भारत का 27वां राज्य बनता है, उत्तर प्रदेश से टूटकर। फिर 28वां राज्य आपका बनता है झारखंड, यह बिहार से टूटकर अलग होता है। झारखंड, ठीक है। ये झारखंड जो है ये 28वां राज्य बनता है, ये 15 नवंबर सन 2000 ये टूटकर भारत का 28वां राज्य बनता है। इस प्रकार हमने देखा यह भारत के 28 राज्य बनकर हमारे यहाँ के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है तेलंगाना की। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का अंग, लेकिन 2 जून 2014 को इसे अलग कर दिया। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बन जाता है। भारत का 29वां राज्य बन जाता है। यह आपके लिए सारणी काफी महत्वपूर्ण है, जो हमने आपको क्रमवार करके एक एक करके बता दी। इसी में आता है, जैसे अगर देखा जाए कि संघ शासित राज्य के बारे में, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई डाउट नहीं है? चलिए, लगभग आप लोगों ने अभी तक लंबा पढ़ लिया। लेकिन संघ शासित राज्य की बात करें तो जो दादरा एवं नागर हवेली है, ये 1954 के तहत ये पुर्तगालियों का अधीन था 54 तक, लेकिन 2 अगस्त 1954 पुर्तगालियों से इसे मुक्त करा लिया जाता है। 1961 तक यहाँ के लोग द्वारा स्वयं चुना हुआ प्रशासन चलाते रहे, लेकिन 1961 में इसे 10वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। फिर दमन दीव की बात आती है। 1961 में गोवा एवं दमन दीव, गोवा, दमन एवं दीव, इन तीनों क्षेत्रों को पुर्तगालियों से भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन विजय, ध्यान देखिएगा, 1961 में गोवा, मतलब गोवा, दमन एवं द्वीप, इन तीनों को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया गया। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित राज्य बना दिया जाता है। फिर आगे चलकर गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बन जाता है। ऊपर हमने इसके बारे में बता दिया। अब आती है पुदुचेरी की। पुदुचेरी को भूगोल में भी हम लोग पढ़ेंगे कहां कहां फैला हुआ है इनके राज्यों में। तो 1954 में ये फ्रांस के अधीन था, मतलब 1954 तक पुदुचेरी, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हो चुका है, फ्रांस के अधीन था। 1954 में इसे भारत को सौंपा गया। 1962 तक यह भारत का एक अधिकृत क्षेत्र रहा, लेकिन 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे भी एक संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब बारी थी चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से अलग करके, चंडीगढ़ 1966 में
पंजाब से अलग कर दिया गया और एक संघ शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का भी गठन किया जाता है। तो यह प्रक्रम आगे चलता रहता है। फिर हम लोग और आगे देखते हैं, दौर आता है। हमने यहां पे देखा कि फिर दौर आता है किसका, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया जाता है और फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। इस प्रकार यहां पर हमने देखा कि ये जो 2 का मामला था वो यहां से क्लियर हो गया। फिर ये बचता है 1 दमन दीव दादरा नगर हवेली। ये 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिलाकर एक कल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जिसकी राजधानी दमन रखी जाती है। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 8 और राज्यों की संख्या हो गई 28। क्या यहां से आपके मन में कोई सवाल है? क्या कोई आपके मन में यहां से प्रश्न है? अगर हो तो जरूर पूछेगा, बताइए। सभी लोग बताइए, किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न है? नहीं है? चलिए इसकी नोट्स आप लर्निंग विद से प्राप्त कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें एक क्रम में आपको मिलती जाएंगी। उम्मीद करता हूं इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं हो। देखिए, जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा था, माने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य था। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। माने भारतीय, अगर हम संविधान के सभी उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं होंगे। एक प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब अंगीकार किया, बना कब और लागू कब? तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को प्रभावी हुआ था। अंगीकार हुआ था 7 नवंबर 1956 को। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब प्रभाव में आया पूरी तरह से, तो 26 जनवरी 1950 है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब पूर्ण रूप से प्रभाव में आया, तो 26 जनवरी 1956। अगर ये देखा जाए अंगीकार कब हुआ, तो भारत का संविधान अंगीकार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। जम्मू कश्मीर का संविधान 7 नवंबर 1956 को अंगीकार हुआ था। एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो यहां पे जम्मू कश्मीर व्यवस्था की गई थी, इसके नाम, क्षेत्रफल, सीमा में केंद्र द्वारा बिना विधान परिषद के सहमति के या विधानसभा के सहमति के नहीं बदल सकती। जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान होगा। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित, इस पर लागू नहीं होंगे। राज्य की परिभाषा में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। संसद द्वारा जो प्रतिबंधित विरोध संबंधित विधियां राज्य पर लागू नहीं होंगे। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, मूल कर्तव्य भाग 4 क, ये भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। मूल अधिकार कुछ अपवादों के साथ लागू होगा। आंतरिक अशांति की स्थिति घोषित होने पर आपातकाल राज्य की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्य के संविधान को उसके दिए हुए निर्देशों को न मानने पर विघटित नहीं कर सकती। राज्य में आपातकाल 2 तरह से लागू हो सकता है। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, दूसरा राज्य के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल शासन। भारतीय संविधान का कोई भी संशोधन राज्य पर लागू नहीं होगा जब तक राज्य स्वयं न चाह ले। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने हेतु रिट जारी कर सकता है, अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं। उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकार स्वीकृति, चुनाव आयोग, महानियंत्रक, लेखाधिकारी, जनरल का अधिकार क्षेत्र भी लागू। मतलब यहां पर हम लोगों ने देखा अंतोगत्वा स्पष्ट रूप से तो कई चीजें हमारे और आपके सामने आई जो हमने क्रम रूप से पढ़ लिया। इस प्रकार इसके बाद अब हम लोग यहां से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यहां से जो आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चल रही, वहां पे आप लोग
या प्ले स्टोर से आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा, वहां से भी आपको कई चीजें मिल गई होंगी और प्राप्त कर ली होंगी। अगर देखा जाए कि विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले असम को मिला था 1969 में। उसके बाद 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। 1971 में हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में 2 राज्य मणिपुर और त्रिपुरा को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला था। फिर 1975-76 में सिक्किम को, 86-87 में देखा जाए तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, और फिर उत्तराखंड को 2001 में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि कई चीजें हमारे सामने और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ लिया, और उम्मीद करते हैं कि यहां से जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, मेघालय 1972 में, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। तो हम लोगों ने अंतर्गत ये देखा कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के विशेष आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370-35 को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे सामने आए, जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से फिर घटकर 8 अर्थात वर्तमान में 8 हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी, जो चीजें समझी, वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां तक जो कॉन्सेप्ट था, लगभग ये क्लास आपकी लगभग मुझे लगता है 1 घंटे तक क्लास चली, और 1 घंटे के क्लास में हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्र, साथ ही साथ हम लोगों ने भाग 4 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो मूल कॉन्सेप्ट थे उनको पूरी तरीके से पढ़ लिया। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है? अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में, आपके दिमाग में आए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो टीम होगी वो आपको जवाब देगी, क्योंकि मैं केवल एज ए गेस्ट के रूप में अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए आपके बीच लाइव रहा। मैं उम्मीद करता हूं सारे सवालों के जवाब, खासकर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में, हमने पूरी विधिवत तरीके से बताने का, पढ़ाने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपको लगता है कुछ चूक हो गई, कुछ छूट गया, तो बताइएगा। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले, सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें आपको माइंड मैप, माइंड कॉन्सेप्ट बनाने में काफी मदद करेंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ली है। तो अब आप सभी साथी इसकी एक नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको ये क्लास बेहतर लगे तो अपने 10 साथियों को जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो एप्लीकेशन पर भी देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा आपको एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। बाकी नोट संबंधी जानकारी, क्लास संबंधी जानकारी ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस से ले सकते हैं आप। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, हमारा भी इंस्टाग्राम है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का भी वहां पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का बस एक उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर लगी है। तो आप सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, एक छोटा सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत अंतर समझ में आया? क्योंकि दोनों में सशब्द एक ही तरह लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने एग्जाम्पल देकर दोनों तथ्यों को अलग करने, समझाने का प्रयास किया। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि क्या आपको अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ में आ गए। अगर आ गए हैं तो सही है। एक दूसरा सवाल आपसे है कि अगर आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप क्या चाहेंगे कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो, भाषाई आधार पर हो या ना हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, आपका इसमें क्या विचार है? जाइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि रिटर्न परीक्षा होगी तो आप कैसे लिखेंगे, इस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और आगे चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा, कोई सवाल आपके मन में नहीं होगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बेहतर लगे तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। कम से कम 10-10 साथियों तक अपने। ठीक है, बाय बाय।